नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज प्राचीन भारत की प्रमुख रियासतों का एक नक्शा है जो पहली नज़र में काफ़ी टुकड़ों में बटा हुआ दिखता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक सीमाओं की कहानी है या इन लकीरों के आर पार कुछ और भी चल रहा था। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये नक्शा किसी एक खास साल का मतलब कोई स्नैपशॉट नहीं है। ये तो एक ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम जैसा है। अच्छा। जिसमें अलग अलग समय के बड़े बड़े साम्राज्य एक साथ दिखाए गए हैं और इससे कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए इस ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम को उत्तर से सुनना शुरू करते हैं। यहाँ हमें कश्मीर, गांधार, जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा है, हाँ, और कंबोज जैसे नाम दिखते हैं। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर के आप कह सकते हैं ग्लोबल हब थे। खासकर गांधार, ये कोई मामूली लेन देन नहीं था। यहीं पर भारतीय आध्यात्मिकता का यूनानी मूर्तिकला से संगम हुआ, जिससे बुद्ध की वो पहली मूर्तियां बनी जिन्हें हम आज जानते हैं। वाह! ये पूरब और पश्चिम का एक तरह का कलात्मक धमाका था। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस समय भारतीय होने का विचार आज से बहुत अलग था, जब सीमाएं विचारों और कला के लिए इतनी खुली हुई थी? बिल्कुल। उस समय पहचान ज्यादातर क्षेत्रीय और सांस्कृतिक थी, ना कि आज की तरह की राष्ट्रीय। अब नक्शे के बीच में देखिए, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। वाह! इनका फैलाव तो लगभग पूरे नक्शे पर है। ये देखकर तो सवाल उठता है कि उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र को मतलब संभाला कैसे होगा? क्या ये सिर्फ सैन्य शक्ति थी या कोई और जादू था? नहीं, ये सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं था। मौर्यों ने एक कमाल का प्रशासनिक ढांचा बनाया था। अच्छा। जासूसों से लेके अधिकारियों तक का एक पूरा नेटवर्क था। और गुप्त काल में तो विज्ञान, गणित और कला को इतना बढ़ावा मिला कि उसने एक सांस्कृतिक गोंद का काम किया, जिसने अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़े रखा। उत्तर के इन विशाल साम्राज्यों को देखकर ऐसा लगता है कि सारी शक्ति शायद यहीं पर केंद्रित थी। लेकिन नक्शे का निचला आधा हिस्सा एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है ना? एकदम अलग। दक्षिण में हमें सातवाहन मिलते हैं, जो उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक पुल का काम कर रहे थे। फिर आते हैं राष्ट्रकूट, जो एलोरा में एक ही चट्टान से कैलाश मंदिर तराशने जैसी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं। और फिर आते हैं चोल और पांड्य, जिनके बारे में हमने बहुत सुना है। इनकी क्या खासियत थी? चोल सिर्फ एक और राजवंश नहीं थे, वे एक समुद्री महाशक्ति थे। उनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि उनका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। उन्होंने व्यापार के साथ साथ अपनी संस्कृति भी वहां तक पहुंचाई। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, और ये सोचना ही इतना कमाल का है कि जब उत्तर में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, लगभग उसी दौर में दक्षिण में चोल अपनी समुद्री ताकत की नींव रख रहे थे। ये एक ही देश में दो अलग अलग महाशक्तियों के उभरने जैसा था। तो इस डीप डाइव से हम क्या समझें? ये नक्शा हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत कोई एक स्थिर, अखंड तस्वीर नहीं था। ये तो एक जीवंत मोज़ैक था, जहां अलग अलग ताकतें उभर रही थीं, टकरा रही थीं और एक दूसरे से सीख भी रही थी। हाँ। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ता है। ये नक्शा हमें राजनीतिक सीमाएं दिखाता है, जो बदलती रहती थीं, लेकिन इन सीमाओं के पार विचारों का, व्यापार का और संस्कृति का जो एक अदृश्य प्रवाह था, वो कैसे काम करता था। शायद असली कहानी इन लकीरों के बीच के खाली हिस्सों में छिपी है, जिसके बारे में और सोचा जा सकता है।